तो भारत, रूस और चीन, जी हां, ये तीन देश क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाले हैं? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ टैरिफ का हंटर चल रहा है अमेरिका का, दूसरी तरफ ये तीनों देश मिल रहे हैं आपसी सहयोग से। आप समझिए क्यों ये मैं कह रहा हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया चैप्टर। RIC, आर से रूस, आई से इंडिया, CS से चाइना। क्यों ये पूरे विश्व में आज नजरें इनके ऊपर टिकी हुई हैं? एटम बम देखिए, हम अगर अनुमान करें 6252, इन तीनों देशों को मिलाकर मैं बता रहा हूं ताकत क्या है इनकी। आप समझिए RIC का मतलब क्या है और क्यों इन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी और ट्रंप बेचैन है। बेचैन इसलिए क्योंकि अगर ये तीनों एकजुट हो जाते हैं तो इकोनॉमी में इतनी ज्यादा आगे निकल जाएंगे कि अमेरिका के लिए सपने जैसा हो जाएगा और अमेरिका जैसे 9 देश समा जाएंगे। इसके अलावा आप समझिए सैनिक कितने हो जाएंगे, 1,05,00,000। समझिए ये सैनिकों का आंकड़ा हो जाएगा। आबादी 3 अरब। ये समझिए आबादी भी आपको बता रहे कहां क्या है। इकोनॉमी आप देखिए डॉलर में 25.5 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका कहीं नहीं टिकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और शायद टैरिफ का जो टेंशन अमेरिका का है वो इन तीनों देशों के मिलने के बाद दूर हो जाए। इससे जुड़े एक रिपोर्ट पहले आप सबको दिखाते हैं। चीन में SCO के मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन मुलाकात नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा है। तीनों महाशक्तियों की इस मुलाकात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें बढ़ा दी है। ट्रंप के टैरिफ पॉलिटिक्स ने वैश्विक बाजार में नई उथल पुथल मचा दी है। लेकिन अब मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने की तैयारी कर ली है। भारत, रूस और चीन, ये तीनों महाशक्तियां अमेरिका के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 1 घंटे लंबी द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच मीटिंग में शी जिनपिंग ने PM मोदी से कहा कि दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। तो वहीं PM मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में हालिया प्रगति पर जोर दिया। PM मोदी ने कहा, हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। 40 मिनट तक होने वाली इस बैठक में अमेरिका के टैरिफ वॉर, बाजार पर अमेरिका के दबाव को कम करना, भारत के कच्चे तेल खरीद और दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे का एजेंडा तय होगा। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर भी दोनों नेताओं में बात हो सकती है। इस तरह SCO में PM मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति के एक मंच में आने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ बम फुस हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, चीन में SCO के मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होगी। नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा है। तीनों महाशक्तियों की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल भरी है, उनकी धड़कनों को बढ़ा रहा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स ने वैश्विक बाजार में नई उथल पुथल मचा दी। लेकिन अब मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 1 घंटे लंबे चली द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो आज से मोदी बॉस है। क्यों कह रहे हैं? आप इकोनॉमी में देख लीजिए। तीनों देशों के इकोनॉमी को मिला लेंगे तो आप समझ लिए कहां है आप। आबादी मिला लीजिए आप, 145, 142, 115 करोड़ आबादी मिला लेंगे तो अमेरिका पीछे छूट जाएगा। आप समझिए, ये सिर्फ तीनों देश नहीं है, तीनों अगर साथ आ जाएं तो क्या हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें जो
एससीओ समिट में जो 20 देश मिले हैं उनके तमाम प्रतिनिधि जो हैं यहां पर आपको देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आपको बीच में नजर आ रहे होंगे शी जिनपिंग के साथ, और ये भारत के लिए गर्व की बात सबसे अगली पंक्ति में। तो समझ लीजिए, और ये तस्वीरें बता रही है कि मोदी बॉस कैसे हैं, और ये तस्वीरें जिन्होंने भी देखी होगी और ट्रंप अगर देख रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि क्या कर लिया, क्यों पंगा ले लिया, 50% का टैरिफ क्यों लगा दिया, क्योंकि अब उनके लिए मुश्किल हो रही है। और 5 की पड़ताल में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है क्या वो टैरिफ के टेंशन को दूर करेगा। और भी कई सवाल हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनका तारुफ कराता हूं। अंशु जोशी इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं, पूर्णिमा आनंद है प्रेसिडेंट ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की, आकाश जिंदल जी हैं अर्थशास्त्री हैं, कुमार राकेश हैं वरिष्ठ पत्रकार जी। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, अंशु जोशी आपके पास ही आऊंगा। क्या लग रहा है, ये 3 देश नहीं 3 महाशक्तियां एक हो रही हैं। ट्रंप ये सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर हम दबा देंगे तमाम देशों को, लेकिन ये ताकत बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? अनूप जी, ताकत तो बिल्कुल बढ़ रही है और इसका संदेश देखिए, जो ये एससीओ के समिट में भाग लेने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री चीन की धरती पर पहुंचे हैं 7 वर्षों के बाद, ये वाया जापान पहुंचे हैं। तो जापान में उन्होंने परसों बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्हें बाकी के देशों का सहयोग मिलता है तो ये एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी वापस लाई जा सकती है। तो एससीओ समिट तो तय था होना, इस वक्त होना तय था, चीन की धरती पर होगा ये होना तय था, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई है अनूप जी, ये पता नहीं थी कि इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाएंगी, कि जो ट्रंप ने एकाएक इस प्रकार से ताबड़तोड़ अपने टैरिफ्स का प्रहार भारत और ग्लोबल साउथ की दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज पर करना शुरू किया, और अपने रिश्ते इस तरह से वहां के अर्थशास्त्री, वहां के पूर्व एनएसए, वहां के जो ट्रेड एडवाइजर्स हैं वही इस बात को कह रहे हैं कि ये सब करके ट्रंप ने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। तो निश्चित तौर पर पुतिन लंबे समय से आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना की बात करते चले आ रहे हैं, और ये देखना सुखद है कि आज जो बायलैटरल टॉक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी के बीच में हुई, सार्थक एक बात रही। दोनों ने एक दूसरे की बात को रेजोनेट किया, और चीन की तरफ से एक बहुत ग्रैंड वेलकम भारत को मिला। तो इस बायलैटरल टॉक के बाद अब मुझे लगता है कि जब संबंधों में बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है, पिछले साल कजान में ही जब ये दोनों पंत प्रधान मिले थे, तो इसके बाद डी एस्केलेशन ईस्टर्न लद्दाख से दोनों देशों ने शुरू किया था। तो अब मुझे लगता है कि ये शक्ति का एक बड़ा हमको यहाँ पर छोर बनता हुआ, या पोल तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, ये एक पूरा एक क्लब और सुदृढ़ होता हुआ तो अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चले, मैं पूर्णिमा जी आपके पास आऊंगा, आप प्रेसिडेंट है ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की। क्या लगता है ये जो तमाम चीजें जो ट्रंप ने की, ब्रिक्स जो उनके साथ है, जो उनको कमजोर करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये तस्वीर जो है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं एससीओ समिट की, आपको क्या लग रहा है कि एक बराबरी पैरेलल खड़ा कर पाएंगे हम? इंडिया बहुत अहम भूमिका निभाएगा उसमें? अनूप जी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत खूबसूरत तस्वीर है। मोदी जी का इतना भव्य स्वागत चाइना में जो हुआ है, ये जरूर प्रेसिडेंट ट्रंप को दिख रहा होगा। और मैं समझती हूँ कि जो तस्वीर हम सालों साल से ब्रिक्स के माध्यम से कोशिश कर रहे थे विश्व को दिखाने की, वो तस्वीर आज सार्थक हुई है। और आपके जो स्क्रीन पे इस वक्त पिक्चर चल रही है, सभी स्को नेशंस के अध्यक्ष और प्रमुख जो इस स्टेज पर खड़े हैं, वो पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, ग्लोबल साउथ है, वो एक पावर है, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अलावा, अमेरिका के अलावा स्वयं खुद खड़े हो सकते हैं और नई आर्थिक व्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। तो ये जो स्को कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, समिट, इससे ये एक नया मैसेज पूरे विश्व को जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये स्को कॉन्फ्रेंस आने वाले समय में, क्योंकि भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, ब्रिक्स समिट भारत में होगी, तो एक नया रास्ता भारत इस पूरे विश्व को देगा, विश्व शांति का, विश्व आर्थिक मजबूत अर्थव्यवस्था का, मल्टीपोलर वर्ल्ड का, और एक नई पहचान जो कि ब्रिक्स कंट्रीज और स्को कंट्रीज की इस वक्त पूरे विश्व में उभर रही है, वो एक नई तस्वीर हम आज से देख रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीर भी नजर आएगी। ब्रिक्स का जब आयोजन होगा उस वक्त भी भारत का जलवा दिखेगा। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि सब कुछ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से टैरिफ का हंटर ट्रंप ने चलाया, 50% टैरिफ देखिए इंडिया पर, चीन पर 30% और रूस पर तो पाबंदियां ही पाबंदियां हैं।
ऐसे में अगर हम तीनों इकोनॉमी को मिलाते हैं, आरआईसी जिसका जिक्र मैं, रूस, चीन, जापान और इंडिया, तो फिर हम इतने आगे जा रहे हैं इकोनॉमी में कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता वहां पहुंचने की। क्या लग रहा है आपको, उस टैरिफ का जो हंटर है उससे हम निकल पाएंगे? अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं हम, उस वैकल्पिक व्यवस्था को ढूंढ पाएंगे हम? ये टैरिफ का जो सो कॉल्ड हंटर है उसके सोल्यूशन तो ऑलरेडी हम ढूंढ चुके हैं अनूप जी। सबसे पहले एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ आरआईसी विच यू राइटली मेंशन, एक बहुत ही फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां बात हो रही है सेंट्रल एशिया की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हिंदुस्तान चाइना का अगर बिजनेस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी कम है क्योंकि इतना ह्यूज बॉर्डर हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ दो चीजों का हमें ध्यान रखना है, डेफिसिट में रिड्यूस करना है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बिजनेस में जो है ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इस समय चाइना जो है डिफ्लेशन का शिकार है, चाइना रियल एस्टेट क्राइसिस का शिकार है, डेट क्राइसिस का शिकार है, घोस्ट टाउन्स का शिकार है। ये मौका अच्छा है कि हम उस डेफिसिट को कम करें। और जो आपने एक बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछा है, अमेरिका की नींद उड़ने का, अमेरिका की नींद तब उड़ेगी अगर हम रुपी युआन ट्रेड शुरू कर लेते हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज ये होगी अगर चाइना के साथ ये बातचीत हो जाती है कि रुपी युआन में ट्रेड करेंगे तो डी डॉलराइजेशन, अमेरिका के वर्चस्व का एक जो बहुत बड़ा हथियार है उनकी करेंसी डॉलर, वो जब वर्चस्व कम होगा तब अमेरिका को जो है एक्चुअल दिखेगा कि ये हो क्या रहा है। हमने देसी भाषा में कहूंगा, अमेरिका सोचेगा ये पंगा हमने क्या ले लिया, ये मिस्टर वेंचर हमने क्या कर लिया। तो वो भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल एशिया की फोर्सेस आपस में इकट्ठी हो रही हैं। इंडिया और चाइना में बहुत सिनर्जीज हैं और उन सिनर्जीज को जो है हमें यूज करना है। बात यही आ रही है, पिछले 3 दिन से लगातार हिंदुस्तान के और ग्लोबल चैनल्स में मैं यही बात कर रहा हूं, बात घूम फिर के आ जाती है कि चाइना पे ट्रस्ट क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल, वहां इशू, हमें जोश के साथ साथ होश से काम लेना है, क्योंकि चाइना को ना तो हम 1962 भूले हैं, ना ही गलवान भूले हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर बोले। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान को सब कुछ सप्लाई करने वाला चाइना ही था। चाइनीज हथियार थे, चाइनीज फाइटर प्लेन थे जी, चाइनीज हथियार थे पाकिस्तान से जहां मिले। तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है भरोसा चाइना पर बहुत कम किया जाए, लेकिन अभी शायद एक मजबूरी भी है कि हमें चाइना को साथ लेकर चलना है। और चाइना भी इस बात को समझ रहा है कि अगर आज साथ नहीं आए तो परेशानी बढ़ेगी, अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। आकाश जी। जी बिल्कुल। अभी क्या है, देखिए व्यापार में मैं आपको चीज बताता हूं, व्यापार में जो सबसे पहले चीज आती है बिजनेस में, वायबिलिटी आती है, फिर सूटेबिलिटी आती है, फिर फ्रेंडशिप आती है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट के साथ साथ बिजनेस एक्सपर्ट भी हूं। बहुत बार ये हो जाता है कि दो बिजनेसमैन आपस को पसंद नहीं करते होते, लेकिन फिर भी व्यापार करते हैं क्योंकि सूट करता है। वायबिलिटी, जिसे दुकानदार कहते हैं ना, पड़ता, वो है। तो अभी क्या है, हमें सूट करता है उनके साथ बिजनेस करना। बहुत से कॉर्पोरेट्स भी आपको इंडिया में मिल जाएंगे, दो कंपनियों में आपस में लिटिगेशन चल रही है किसी मैटर को लेके, कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन व्यापार फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सूट करता है, दोनों के लिए वायबल है। कहीं ना कहीं हमें ये अप्रोच करनी है, यही रखनी है, इन दोनों चीजों को मिलाना नहीं है कि अगर बिजनेस भी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये नहीं सोचना कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रंट बन गया। जी नहीं, चाइना के साथ जो है, जहां तक बॉर्डर की बात है, वहां एप्रीहेंशन अपनी जगह रखनी है। ऑपरेशन सिंदूर कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन व्यापार बढ़ाना है। और व्यापार में अगर रुपी युआन ट्रेड शुरू हो जाता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों इकोनॉमीज के लिए, अगर हमारा डेफिसिट कम हो जाता है, क्योंकि आज हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और चाइना सेकंड बिगेस्ट जरूर है, लेकिन तकलीफ का शिकार है, डिफ्लेशन है वहां पे आज। और डिफ्लेशन अच्छी बात नहीं उनकी इकोनॉमी के लिए, चीजों के दाम कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार में जाके खरीदने के लिए। तो ऐसे में चाइना को हमारी जरूरत है। चाइना में घोस्ट टाउन्स बन गए हैं जनाब, जहां पे घर बन गए हैं लेकिन लोगों के पास वहां ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, जहां पे ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया। तो ऐसे में हिंदुस्तान उनको एक बहुत बढ़िया साथी मिल सकता है बिजनेस में। और रशिया की आपने बात की, रशिया तो देखिए पुरानों सालों पुराना हमारा मित्र है। और अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यूएस से होती हैं। सबसे पहले जब हम पे टैरिफ लगाए जाते हैं 2 अप्रैल रेसिप्रोकल टैरिफ, तब कहा जाता है कि हिंदुस्तान टैरिफ ज्यादा चार्ज कर रहा है इसलिए हम लगा रहे हैं। कब? अगस्त। अब क्या किया जाता है, अगस्त आते ही हम पे टैरिफ लगाए जाते हैं कि जी हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। अरे भाई साहब, झगड़ा किस लिए करना है हमसे, सोचो रीजन, टैरिफ लगा दो, कारण बाद में सोच लेंगे। ये तो यूएस की हालत है। तो ऐसे में हमारा
दूसरी इकोनॉमी के साथ जुड़ना तो बहुत बहुत जरूरी है। और किस तरह की लॉजिकल बातें हो रही हैं, अमेरिका क्या कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली ज्यूमिंग हम क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देते हैं, हालांकि वो होगा नहीं, ना ही हमें उसकी जरूरत है। अगर बंद कर देते हैं, आज रशिया से भी ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, एक वक्त था जब 40-45% डिस्काउंट मिल रहा था, हम कहां जाएंगे? ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में इफ वी स्टार्ट परचेजिंग क्रूड, व्हाट वुड हैपन इज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वुड गो टू सच ए लेवल दैट अमेरिका वुड बी द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं और आकाश जी, अमेरिका खुद रूस से तेल ले रहा था, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं वापस आऊंगा आपसे, क्योंकि हम बात भी करेंगे करेंसी को लेकर। मैं कुमार राकेश जी आपके पास आऊंगा। जो तस्वीरें इस वक्त टीवी पर चल रही हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और राकेश जी, मैं एक बार फिर आपसे यही कहूंगा, यहां भी लग रहा है मोदी बॉस हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? रिएक्शन आपका पहले। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा है कि मोदी बॉस है। मोदी तो बॉस थे, बॉस है, बॉस रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपने रंग देखा नहीं आपने, जब वो जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं, उनका भी ब्लू कोट है और चाइना के प्रीमियर का ब्लू कोट है, उनके साथ जो उनकी सहयोगिनी है उनका भी रंग देखिए आप, एक ही रंग में। पहली बार आप देखेंगे इतनी तस्वीरें, 5 विजिट हुए हैं जिनपिंग के भारत के, और इनके भी विजिट हुए हैं, 7 साल के बाद दोनों मिल रहे हैं। लेकिन चाइना के जो चाइनीज होते हैं उनके चेहरे पे भाव पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आप देखेंगे तो सपाट सा एक भाव होता है, लेकिन यहाँ जिनपिंग के साहब के भाव सामने दिख रहे हैं। तो कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसीज में यदि हम बात करें या वैदेशिक संबंध में, भाव भंगिमा भी एक अहमियत रखता है। तो उसके अलावा ये 7 साल के बाद मुलाकात हो रही है। अभी आपने डाटा दिया कि तीनों शक्तियां मिल जाएं तो क्या हो सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें और बात करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, कई सारे द्वार खुल रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए खुलने वाला है। टूरिस्ट वीजा की बात है, तो जहाँ शिव है, महादेव है, तो वहां सब कुछ संभव है। और इसके अलावा जो स्थिति बनी है कि देखिए ये जो एससीओ की मीटिंग है अपने आप में महत्वपूर्ण है। करीब करीब देखा जाए 60% जो है पूरे यूरो एशिया के देश हैं इसमें शामिल हैं, और करीब पूरी जीडीपी के 20% है इसमें। और उसके अलावा यदि हम 40% आबादी विश्व की जो है इससे प्रभावित होगी। जहां तक ट्रंप की बात है, आज ही उनके एक एक्स एनएसए रहे हैं मिस्टर सैलिवान, उनका एक बयान आया है कि ट्रंप की मूर्खता की वजह से भारत चीन के साथ जा रहा है। पिछले 7 वर्षों के आप पूरे परिधि में, परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले 7 वर्षों में क्वाड बन गया, कई मीटिंग्स हो गई, अमेरिका और भारत के बीच में जो मित्रता थी, आज भी मानता हूं मित्रता है, कोई बिगड़ी नहीं है, व्यापार की बात है, आता जाती रहती है बातें। लेकिन मैं आशावादी हूं आज की तारीख में भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की यात्रा जो होगी अभी UNGA में, और संभावना उनकी मुलाकात हो। हालांकि आज एक अच्छी खबर नहीं है, क्वाड की मीटिंग में नहीं आएंगे ट्रंप, लेकिन ये सब चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं डिप्लोमेसी में। तो उसके बाद काफी बर्फ पिघलेगा, मुझे ऐसा मानना है। क्योंकि अभी जो ये समीकरण बन रहा है, जो आपने रिच बताया RI सीरीज, और और देखिए राकेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा कि RIC पे भी बात होगी हमारी। मुद्दा ये है कि आने वाले दिन अच्छे दिन हैं भारत के लिए भी, विश्व के लिए भी। मैं कहता हूं उसमें अमेरिका को भी मैं शामिल करता हूं, माइनस नहीं करता हूं। वो जो उनकी ट्रेड वाली प्रवृत्ति है ट्रंप साहब की, उनसे थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। संबंधों वाली राकेश जी, ट्रेड वाली पॉइंट जिस पर आप बात कर रहे हैं, देखिए हर एक व्यक्ति को देश के अपने घर पर गिर गए। राकेश जी अपने घर पर गिर गए हैं, आपको पता ही, अपने घर पर अमेरिका में गिरे हुए हैं। तमाम जो अंशु जोशी जो बात बता रहे थे कि कैसे जो वहां के एक्स एनएसए हैं, वो तमाम लोग, इवन कि कोर्ट तक ने कह दिया कि अपने अधिकारों से आगे बढ़कर ट्रंप ने फैसला लिया है। अंशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। ट्रंप वाकई गिर चुके अपने घर पे, क्योंकि कोर्ट तक में आ गया, ये बात आ गई, कोर्ट ने कह दिया कि आपने अधिकारों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, वहां पर भी नियमों के अनुसार ही जांच होगी। और अभी जो कोर्ट से फटकार पड़ी है निचले स्तर के, वो इसीलिए पड़ी है क्योंकि नियमों का हवाला देकर जिस तरह से अमेरिका का संविधान है, जिस तरह के प्रोविजंस हैं, उसके अनुसार ये बहुत स्पेशल आउट ऑफ द वे राइट्स होते हैं, इनकी एक प्रोसीजर होती है।
बहुत इसके लिए परमिशंस लेनी होती है, कांग्रेस से परमिशन, और उसके बाद जब ये पूरी प्रोसीजरल सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तब उनके पास अधिकार है कि इस तरह के वो निर्णय ले स्टेप्स ले सकें। सकते हैं जी। बिना किसी से पूछे ताछे इस तरह से उन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं भारत, ब्राजील पे और तमाम दूसरे देशों पर, तो कोर्ट से इसीलिए फटकार पड़ी है। उनके अपने जो अर्थशास्त्री हैं रिचर्ड वुल्फ, वो इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये सब हरकतें करके ब्रिक्स को और मजबूत बना दिया है। वहां के जो पूर्व एनएसए हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने भी इस बात को रखा था, हालांकि उनके घर छापा पड़वा दिया गया, उन्होंने भी इस बात को बहुत स्पष्टता से रखा था और कंडेम किया था ट्रंप के इस डिसीजन को। और वहां पर जो तमाम दूसरे पूर्व ट्रेड एडवाइजर हैं वहां के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि कैसे मोदी जी युद्ध रुकवाने में फिर भी सहायता कर सकते हैं, ट्रंप पर तो भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, आप इधर आइए, देखिए अगर अनूप, तो ये देखिए कि जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। कल जेलेंस्की की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री से हुई है। पुतिन क्या कह रहे हैं, पुतिन आरआईसी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। आज शी ने भी बहुत एक अच्छा जेस्चर हमारे देश के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति दिखाया, और लगभग जो बातें अपने प्राथमिक उद्बोधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने रखी, लगभग उन्हीं बातों को शी ने भी दोहराया कि 280 करोड़ लोगों के मानवता के कल्याण और उनके हित की बात है। तो दोनों देशों को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके अब आगे बढ़ना चाहिए और एशियन सदी जो है उसको वापस लेकर के आना चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा कि दोनों देशों के लंबे सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सुनना कि एलिफेंट और ड्रैगन को अब एक साथ आना ही होगा। तो देखिए, ये एक तरफ से हम हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, ये तो ताली बजने के लिए दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर स्थितियां अच्छी हो रही हैं, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे आसपास के जिस तरह के पड़ोसी देश हैं और हमारी एशिया की राजनीति जिस तरह की है, उसमें यदि चीन के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत एक बिल्कुल, क्योंकि पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। मैं वापस आऊंगा अंशु जी। पूर्णिमा जी, जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज जिस बात का जिक्र राकेश जी भी ने किया कि ब्लू कलर जो नजर आ रहा है, देखिए शी जिनपिंग ब्लू में, फर्स्ट लेडी वहां की वो ब्लू में, और जो वेस्टकोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना है वो भी ब्लू में है। मतलब कहीं ना कहीं दिल मिल रहे हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल, दिल तो मिल ही रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि आने वाला समय भारत का होगा, और हम पर जो टैरिफ का वॉर किया गया है, हम इसका बहुत सख्ती से और बहुत सम्मानजनक जवाब देंगे, क्योंकि भारत को एक अमेरिका के टैरिफ से बहुत सारे नए देश मिल गए जो कि उनका सामान लेना चाहते हैं। और भारत में भी हम समझते हैं कि दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो जो टैरिफ के कारण सामान रुकेगा वो भारत में सस्ते उस पर उपलब्ध होगा। और चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा व्यापार कभी भी बंद नहीं हुआ। पीपल टू पीपल डायलॉग हमेशा चलता रहा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हमेशा चलते रहे। और जैसा अंशु जी ने बताया कि हमारी जो दोस्ती है और जो हमारा पड़ोसी नेतृत्व है वो हमेशा कायम रहा है। और भारत और चाइना के बीच में जो एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे, मैं समझती हूँ इसको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और रशिया, इंडिया, चाइना के माध्यम से उन सबको सॉल्व किया जा सकेगा। पिछले साल मैं कजान कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थी, और उस वक्त भी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बहुत अच्छी मुलाकात हुई, जिसको इस कॉन्फ्रेंस में भी मिस्टर जिनपिंग ने डायलॉग को बोला कि हमारी कजान मीटिंग से ही ये शुरुआत हुई थी, जिसमें बॉर्डर के ऊपर सारी जो सेनाएं थी उनको कम किए जाने की बात हुई थी। और पिछले 7-8 महीने में काफी सेना कम की गई है, जिससे कि दोनों देशों का जो रक्षा बजट है, जिसका प्रेशर हम पर था, वो कम हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि रशिया, इंडिया, चाइना के कॉपरेशन से हम जो अभी देखिए अभी बहुत सारी चीजें साफ भी हो रही हैं। वीजा को लेकर चाइना के साथ बहुत सारी सहमति बनी है। इसके अलावा देखिए अब डायरेक्ट फ्लाइट की भी बात शुरू हो रही है, बात चल रही है, यानी हम धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स फोरम से आप, मैं आपसे जानना चाहूं, क्या ब्रिक्स से नाराजगी, ब्रिक्स से दुश्मनी है, ब्रिक्स को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप? मुझे लगता है ट्रंप के कारण ब्रिक्स को और ज्यादा फैसिलिटेशन मिल रहा है, ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है ब्रिक्स, क्योंकि उन्होंने जब वो राष्ट्रपति बने थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी स्टार्ट करेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो उसकी वजह से ब्रिक्स के बारे में और ज्यादा लोगों में जागृति आई और ब्रिक्स के प्रति लोगों की आस्था डेवलप होने लगी। और अब जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो ब्राजील समिट जब अभी हुई थी तो वहां पे ब्रिक्स करेंसी के बारे में फिर से बहुत जोर शोर से चर्चा हुई, और मैं समझती हूँ कि आने वाले टाइम में ब्रिक्स करेंसी जरूर इस्टेब्लिश हो जाएगी और हम डॉलर हेगेमनी को जरूर डाउन कर पाएंगे। डिक्लाइन तो हो ही रहा है डॉलर, और नई आर्थिक नीतियों के लिए और नए विश्व मंच के लिए जरूरी है
कि ब्रिक्स करेंसी का एक स्टार्ट हो। तो मैं समझती हूँ कि ये सब कोशिशें हो रही हैं। आपदा नहीं अवसर बन गया है कजाक शायद पूर्णिमा जी, आपदा नहीं अवसर बन जाएगा ब्रिक्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिक्स मैं अवसर आकाश जी है आपके पास आता नए हूं। वित्त मंच हम का। करेंसी की बात कर रहे थे आकाश जी, और स्विफ्ट के जरिए अमेरिका पूरे विश्व में अपना डंडा चलाता है जो उनकी करेंसी, लेकिन आप डॉलर के जरिए देखिए। लेकिन यहां पे चीन के पास भी CIPS है, इसके अलावा देखिए हमारे पास UPI है, रूस का भी अपना SPFS है। ये तीनों अगर इकोनॉमी मिलते हैं तो कोई एक साझा ऐसा लग रहा है आपको कि कोई पेमेंट सिस्टम डेवलप होगा जिसके जरिए व्यापार होगा और डॉलर को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सकता है? ये शायद ट्रंप के लिए बहुत बड़ी परेशानी भी बन सकती है। बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। अमेरिका, अगर आप सोचें, आप दूसरे तरीके से थिंकिंग करें, अमेरिका आज तक ग्लोबल इकोनॉमी वर्चस्व क्यों रख पाया है? देखिए, अमेरिका किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं है, डिफेंस को छोड़, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल्स हो। अमेरिका सिर्फ एक मंडी के रूप में, एक ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंटर के रूप में अपने आप को जो है एस्टेब्लिश किया हुआ है अमेरिका ने। और डॉलर जो ग्लोबल करेंसी बना हुआ है, उसने जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। अब आज जब ऑनलाइन करेंसीज आ रही है, डिजिटल करेंसीज आ रही है, तो क्या डॉलर का वो रेलिवेंस रह जाएगा? और उस डॉलर से परेशान सिर्फ हम ही नहीं, जापान भी है। RIC की बात तो हम कर ही रहे हैं। 80s की बात करें, 85-86 तक जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था। उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है क्लियरली डी डॉलराइजेशन इज द राइटिंग ऑन द वॉल। महज ये है कि वो कितनी स्पीड से बनता है। आप हिंदुस्तान की रुपये को ही देख लीजिए, बिल्कुल हमारा रुपये एक ग्लोबल करेंसी बनता जा रहा है। 38-40 करोड़ कंट्रीज में तो हमारी एक्सेप्टेंस है। रशिया से हमने क्रूड ऑयल लिया, रुपये टर्म में कितनी देर तक तो हम लेते रहे। अब जो है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि चाइना के साथ ट्रेड में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुपी युआन ट्रेड हम करें। अगर रुपी युआन ट्रेड हम करते हैं, एक्सचेंज के ऊपर जो है सहमति बन जाती है, तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बढ़िया प्यारा तोहफा होगा। उन्होंने भी प्यारे तोहफे दिए हैं, एक बार 25%, 50%, उससे पहले वो दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ कर दिया। और साथ ही साथ लेकिन ये भी कहूंगा, इस सारे जोश के माहौल में अमेरिका के लिए भी हमें दरवाजा बंद नहीं करना, दरवाजा उनके लिए भी खुला रखना है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमारा ट्रेड हो सकता है। हमें बहुत बढ़िया बैलेंस बना के रखना है। एक तरफ रशिया और चाइना के साथ हमारे नए दरवाजे खुल गए हैं, बिल्कुल नए दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन पुराना दरवाजा हमें अपनी तरफ से बंद नहीं करना, वो खुला रखना है। क्योंकि वो भी अल्टीमेटली, आपको बता देता हूं, एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं आपके चैनल पे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in की, ये जो 50% है ये रिवर्स होंगे, ये सस्पेंड होंगे या अबेयंस में रखे जाएंगे। आज तक देखें यूएस ने कितने टैरिफ अनाउंस किए, उसके इंप्लीमेंट कितने हुए, चाइना पे कितने लगा दिए गए थे, इंप्लीमेंट कितने हुए। तो कहीं ना कहीं अगर आप टैरिफ अनाउंसमेंट और इंप्लीमेंटेशन की बात करें, एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से, अगर आकाश जी आप जो बात कर रहे, दावा कर रहे हैं कि ये रिवर्स होगा, कितना रिवर्स हो सकता है? पूरा खत्म हो सकता है, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। लेकिन यहां तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब वापस नहीं करेंगे, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट के सामने बयान पर भी कहा ये अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज तक टैरिफ्स की वजह से अमेरिका को हो क्या रहा है? नंबर 1, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ी हुई है, बिल्कुल। नंबर 2, जॉब लॉसेस वहां बढ़े हुए हैं, जीडीपी ग्रोथ वहां कॉम्प्रोमाइज हुई है। जनवरी टू मार्च की जीडीपी ग्रोथ -0.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था, वो कम नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका में जगह जगह जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका जो है, बहुत से ट्रेड और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अमेरिका से परचेज हो सकती थी। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब चाइना के साथ हमारी दोस्ती बढ़ेगी, बहुत सी चीजें जो अमेरिका भी बनाता था, चाइना भी बनाता था, जब हम उनसे आदान प्रदान करेंगे तो नेचुरल है कि हम चाइना से परचेज करें, रशिया से परचेज कर सकते हैं। कई चीजें, कुछ चीजें में एग्रीमेंट होने वाले थे हमारे अमेरिका से, वो ना हो। ऐसे में अमेरिका तो बहुत बहुत बड़ी चीजें लूज करने जा रहा है। ऑलरेडी लॉसेस हो चुके हैं, लॉसेस फर्दर माउंट हो रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, चाहे तो वहां की पब्लिक देखे, पब्लिक ने कितने प्रोटेस्ट किए, वहां की कोर्ट ने जो सवाल खड़े किए हैं कि क्या अथॉरिटी है उनकी इस चीज के कि नहीं। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प उनके सामने है, बट एक चीज बता दूंगा, ये जो SCO कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे अमेरिका में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। टेक अवे है, सबसे पहला संदेश तो अमेरिका में जाएगा कि हो क्या रहा है। इसी का इंतजार कर रहे हैं राकेश जी, क्या रिएक्शंस आते हैं वहां से। और मैं राकेश जी आपके पास आता हूं। राकेश जी, ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रंप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है? आप जिन पर टैरिफ लगा रहे थे वो आपके लिए सबसे बड़े चुनौती बन रहे हैं, और ये तो तस्वीरें हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं,
उसी की वानगी है। और शायद आज अगर दुनिया में कोई टीवी देख रहा होगा सबसे ज्यादा, तो ट्रंप और उनके टीम के लोग होंगे जो चिपके होंगे, पता नहीं कौन सा बम फटे वहां से। अनूप जी, हमारे सनातन भारतीय संस्कृति में काफी प्रचलित तथ्य है और तत्व है, अहंकार और दम्भ। कहते हैं ना कि हम लोग रावण जैसे 10 मुख दिमाग वाले का भी नहीं, वह भी ध्वस्त हो गया। बिल्कुल। तो ट्रंप का कोई और कौन क्या चीज है? पहली बात तो दम्भ और अहंकार है। जैसे उन्होंने क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नेता आज तक नहीं था कि नोबेल पुरस्कार मुझे दे दो, या उसके लिए एक मुनीर जैसे आतंकी को खड़े करके उनसे आप लॉबिंग करा रहे हो। मैन इज नोन बाय द कंपेनियंस। आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, उससे भी आपके संस्कार पता चलते हैं। दूसरी बात है कि वो जो है, अभी अंशु जी एक अच्छी बात बता रही थी, लेकिन उसमें प्लस करता हूं कि कोर्ट जो भी बोले, विपक्ष जो भी बोले, ट्रंप को पता है कि नेक्स्ट 3 इयर्स जो कांग्रेस की स्थिति है वहां की और सीनेट की स्थिति में, वहां उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंपीचमेंट से भी कुछ नहीं हो सकता। तो खींच तीर के 4 साल चलेंगे। लेकिन जो आप बता रहे थे, जो उनके खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं और जो भी कैंपेन बन रही है, जो स्थिति बन रही है, वो एक अलग फिजा बन रही है। अमेरिका के इतिहास में कभी किसी को देखने को नहीं मिला। पिछली बार अभी अक्टूबर में लास्ट ईयर मैं इलेक्शन कवरेज में मैं गया था, करीब 3 वीक रहा, और जो माहौल देखा, ट्रंप साहब और उनके जो फॉलोअर्स थे, हिंदुत्व तो वहां एक मुद्दा था पहली बार अमेरिका के चुनाव में, और उन्हें उनको पुश किया। तो पहले प्रीमियर थे वर्ल्ड के जिन्होंने श्रीलंका बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए उस पे उन्होंने कमेंट किया। उनके उसमें जो दिमाग देने वाले थे काश्यप पटेल। बिल्कुल। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि उस समय एक मुद्दा था और वो बड़ी बात थी। 7 वर्षों में जितना बर्फ पिघला, समेटेगा कौन समेटेगा? अब ट्रंप साहब ने फैलाया है, उन्हीं को समेटना पड़ेगा। यदि वास्तव में वो मागा चाहते तो हम भी MIGA की बात करेंगे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, हमारा ग्रेट तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा है रायता, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, पसारा उसने, हमने कुछ नहीं किया। उनके जब से कमेंट आए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आपने एक भी कमेंट नहीं सुना होगा, एक्सेप्ट द कमेंट फ्रॉम द MEA, वह जो ऑफिशियल कमेंट है। और हम बहुत ही सजग, हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ियां रही है ब्यूरोक्रेसी की, इंटरनल। वो जयशंकर जी पुराने ब्यूरोक्रेट को संभालना पड़ेगा, संभाल रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति आज की तारीख में, ये जो त्रिशक्ति है, त्रिदेव की शक्ति जो बनी है, जो आपने बोला, मैं उसको दूसरे तरफ देख रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति बनी है कि चीन, रशिया, रूस और भारत भी अपने आप में, उनके जो 21 ट्रिलियन डॉलर का जो मामला है वो आगे बढ़ता है। एक और यदि अमेरिका के इतिहास में आप जाएं, डॉलर इतना स्ट्रांग नहीं था। 1947 में एक 1 INR इक्वल टू $1 था। 54-55 के बाद उन्होंने एक कूटनीति से अपने डॉलर से मार्केटिंग करवा करके अपने डॉलर को मजबूत किया। आज वो स्थिति टेबल टर्न हो गया है। आज उस परिस्थिति में भारत नए ढंग से ब्रीफ कर रहा है और कहते हैं कि राजनीति में या डिप्लोमेसी में परमानेंट कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता। समय के हिसाब से यदि आप फैसले करते हैं, उसके आपको आशाजनक, संतोषजनक परिणाम निकलते हैं, और जो हमें देखने को मिल रहे हैं, और वो चीजें आगे हम देखेंगे। और हम, उनका क्या है मांगा वो जाने, लेकिन हम अपने नेतृत्व में, जो सशक्त नेतृत्व है, हमारा भारत वास्तव में तीसरी शक्ति अगले 2 वर्षों में बनेगा। बिल्कुल राकेश जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जता दिया कि भैया हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। ये वो एक्शन से बात करते हैं मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, करते जा दे। हाँ, मनसा वाचा करुणा की बात है। बिल्कुल। और उन्होंने जता दिया कि आपके 50% के सामने हम झुक नहीं रहे हैं। हमारे लिए किसान बहुत जरूरी है, हमारा लोकल बाजार बहुत जरूरी है। अंशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। देश हित बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं अंशु जी आपके पास आऊंगा। ये आपदा जिसे हम कह रहे हैं 50%, बहुत लोग कह रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे दूसरे लोग, की नहीं 50% है, बहुत नुकसान होगा। जीडीपी हमारा बढ़ गया, आपने देखा बहुत तेजी से ग्रो किया जीडीपी हमारा, और ये एक झटका है मान लीजिए उन लोगों के लिए जिनको उम्मीद थी कि ऐसा होगा, चाहे ट्रंप हो चाहे कोई दूसरा कोई भी हो। ट्रंप के लिए मैं कह रहा हूं आपको, हाल के दिनों में उनके बयानों को आपने सुना, अजीब अजीब बयान। एक तरफ कह रहे थे चीन से दूरी बनाना होगा भारत को, रूस से तेल नहीं खरीदना होगा, लेकिन दूरियां नजदीकियां बन गई। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं अंशु जी कि जिन्हें वो दूर कर रहे थे वो पास आ गए हैं।
और हम ये समझ लें, हम ये जान लें, हम ये मान लें कि ये जो नजदीकियां होते हुए हम देख रहे हैं, ये करवाने में ट्रंप का सबसे बड़ा हाथ है। तो बिल्कुल। अगर ये अभी वर्तमान, अगर हम पूरी जियोपॉलिटिक्स की टाइमिंग को, ट्रंप के स्टेटमेंट्स को और हरकतों को देखें, तो ये कहीं ना कहीं जो नहीं हो पा रहा था, पुतिन कब से आरआईसी आरआईसी कह रहे हैं, जो ये रशिया इंडिया चाइना का कंसेप्ट है, 90 के दशक में आया था, तब से प्रयास चल रहा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर एक जो वेस्टर्न हेजेमोनिक डोमिनेंस है उसको खत्म करने की दृष्टि से इन तीन शक्तियों का मेल बहुत आवश्यक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात नहीं जम पा रही थी। और फिर 2020 के गलवान के कांड के बाद और झड़प के बाद तो फिर जो एक यात्राएं थी दोनों देशों की तरफ से और तमाम जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो भी एक स्टॉल पे आ गए। लेकिन भारत ने दिखा दिया है, और बिल्कुल जैसे कि आपने बोला, और यहाँ इतने मेरे साथ प्रकांड विद्वान को पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जो अभी राकेश भाई ने बात की, देखो हम में दम है, हमने क्या करके दिखाया, हमने ये करके दिखाया कि आपने हम पे 50% का टैरिफ लगा दिया हो, लेकिन हमारी पहली तिमाही की ग्रोथ अभी भी रिकॉर्ड 7.8% दर्ज हुई है। और आप चाहे जितना भी जोर लगा ले, हम चूंकि ऑल अलाइंड हैं, सभी खेमों के साथ हैं, किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनते, किसी की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हम दखल नहीं देते, सबकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, हम अग्रेसर देश नहीं हैं, हम किसी देश को नहीं धमकाते, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम लोकतंत्रीकरण में विश्वास करते हैं। हमने G20 जैसे मंचों का भी लोकतंत्रीकरण करके बखूबी दिखाया है। तो भारत एक ऐसा देश है, यही कारण है कि पुतिन भी देखते हैं तो मोदी जी की तरफ देखते हैं, जेलेंस्की भी देखते हैं तो मोदी जी की तरफ देखते हैं, अमेरिका के भी जो प्रकांड विद्वान है वो सब आज भारत की मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, और ग्लोबल साउथ के जो तमाम देश हैं इनका भरोसा भारत ने जीता है। भारत नहीं कहता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देश हैं, दुनिया कहती है कि भारत एक प्रॉब्लम सॉल्विंग देश है, मोदी जी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेता है। तो जब पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं तो फिर ये क्या इतना सा चैलेंज हम इससे निकल नहीं पाएंगे? तो ठीक है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ सम टाइम। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज ये भी कहना चाहती हूँ कि ट्रंप हमें यू टर्न लेते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। आप देखिएगा अगले कुछ महीनों में। चलिए, मेरे साथ जितने पैनल में लोग हैं, कम से कम 2 लोगों ने कह दिया शायद ये आंकड़ा बढ़ेगा बहुमत की तरफ और यू टर्न लेंगे, हमें भी उम्मीद ऐसा होगा। मैं पूर्णिमा जी आपके पास आऊंगा। पूर्णिमा जी, आप ब्रिक्स से जुड़ी हैं आप, मैंने आपसे पूछा था ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए भारत ने ग्लोबल साउथ के जो देश है उनसे जुड़ने की कोशिश की, छोटे छोटे देश हैं उनके साथ, और कहीं ना कहीं ये छोटे देश जो हैं भारत को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। क्या बेहतर तरीके से हम ग्लोबल साउथ को जोड़ पाएंगे अपने साथ? बिल्कुल, ग्लोबल साउथ भारत से जुड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत में इंडिया अफ्रीका समिट हुआ, उससे पहले हमारे देश में फिजी के राष्ट्रपति अभी आए। तो लगातार जियोपॉलिटिकल स्टेज पे बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और भारत उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत एक सेंट्रल स्टेज का एक पार्ट बन गया, क्योंकि विश्व के सभी देश यहाँ पर एक, बिकॉज हम हमेशा नॉन अलायंस के प्रति हम अपनी डिप्लोमेसी को स्थापित करके रखे थे विश्व में, और अभी भारत की भूमिका को देखते हुए और जिस दमखम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं और सभी राष्ट्रों से मिल रहे हैं, वो छोटे राष्ट्र में भी जाते हैं, बड़े राष्ट्र में भी जाते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि वो जापान और चाइना एक साथ गए हैं, और 3 दिन बाद हम देखेंगे कि चाइना में जापान से विक्ट्री के ऊपर एक 80 इयर्स का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन मोदी जी की इस यात्रा से चीन और जापान के संबंधों को भी एक अच्छे स्तर पर देखा जा रहा है, और जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पर कमेंट किया कि उनकी चीन यात्रा बहुत अच्छी होगी, और हम अगले हफ्तों में देखेंगे कि भारत, चीन और जापान ये तीनों मिलकर एशिया में एक नया दमखम स्थापित करेंगे। और एक बहुत बड़ा जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और इस वक्त स्को में चीन के साथ भी बहुत बड़ी MOU साइन होने जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ब्रिक्स में भारत की भूमिका बहुत अगले साल में इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और बहुत सारे देश नए मेंबर बनेंगे, और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका भी भारत में इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और हम समझते हैं कि ब्रिक्स के नए इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए जो नए देशों को जोड़ सकें, नई आर्थिक व्यवस्था को लंबित कर सकें। ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा आपको पूर्णिमा जी, एक तरफ नाटो और दूसरी तरफ ब्रिक्स, ऐसा नहीं लग रहा है कि वर्सेस वाला चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, नाटो और ब्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों को लेकर रस्साकसी है। अमेरिका चाहता है नाटो को मजबूत करें, और ब्रिक्स के देश निर्भर बनना चाहते हैं खुद ही कि किसी पर जिम्मेदारी ना हो। कि ये वो लड़ाई भी चल रही है क्या?
देखिए, नाटो की जो एक व्यवस्था है वो एक पुराना थिंक टैंक था जिसको केवल डिफेंस डेवलप करना था और बॉर्डर सिक्योरिटी देनी थी। मैं भी कुछ समय पहले फ्रांस में गई थी जहां यूरोप और ब्रिक्स पे पहला डायलॉग हुआ। वहां पे बातचीत इसी विषय पे हो रही थी कि ब्रिक्स नाटो और यूरोप और इन सबको स्ट्रेच कर रहा है, नई भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने वहां पर यही बात कही कि यूरोप क्या है। यूरोप इज ए ग्रुप ऑफ नेशंस जिन्होंने कुछ साल पहले ये तय किया कि उनकी कॉमन आर्थिक व्यवस्था होगी, कॉमन सिक्योरिटी होगी, कॉमन करेंसी होगी। और ब्रिक्स क्या कर रहा है? ब्रिक्स भी यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले 75 साल में, 80 साल में हमारे ईस्टर्न कंट्री के देशों को वो इक्वल स्टेटस नहीं मिला जो यूरोप और अमेरिका को मिलता रहा। वो हमारे रिसोर्सेज को यूज करते रहे। बिल्कुल। लेकिन अब समय है कि हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपनी जो आपको हमारी डिफेंस व्यवस्था है उसको रीजनल लेवल पे हम खुद सिक्योर करें। और इसको इसी बात का उदाहरण है कि रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल इक्विलिटी एंड रीजनल यूनिटी कैसे स्थापित हो। और मैं समझती हूँ ये इसको कॉन्फ्रेंस बहुत सफल होगी और ये बहुत सुंदर तस्वीर है जो आने वाले समय में हम भारत में ब्रिक्स में देखेंगे। बिल्कुल, मैं आकाश जी आपके पास आऊंगा। आकाश जी, एक बड़ा झटका लगा है जो वैसे देश अमेरिका, खासकर ट्रंप को, क्योंकि हमारी जीडीपी बढ़ गई है, अचानक से आपने देखा ग्रो कर गई जीडीपी। और ऐसे में आप समझिए 3 देश, भारत, रूस और चीन, इन दोनों की बात करें तो रूस के पास तेल, गैस, मिनरल्स के भंडार हैं। आप अगर हम चाइना की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और ढांचा है। भारत के पास बहुत बड़ा सेक्टर है, मार्केट है और सर्विस सेक्टर है। और तीनों देश मिल जाएं, सर्कुलर ट्रेड बन सकता है, लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और जो आपने जीडीपी की बात कही 7.8% तो अभी आई है। ये कंसिस्टेंसी है। कोरोना के बाद आप 5 साल की बात करें, हर क्वार्टर की आपको जीडीपी गिनवाता हूं, लगातार हम अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है। 2023-24 लगाइए, जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव। 2025 का पहला क्वार्टर जनवरी टू मार्च लगाइए, यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव। सितंबर अक्टूबर 2024 लगाइए, यूके की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव। जनवरी टू मार्च 2025 लगाइए, जापान की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव। ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल रिसेशन का माहौल था जब हिंदुस्तान ने इतनी ज्यादा तरक्की करके दिखाई है। हम तो आज चढ़ते हुए सूरज हैं जनाब। आज तो तरक्की के हमने झंडे गाड़े हुए हैं। ये तो अमेरिका है ने ही पता नहीं क्या सोच रखी हुई है जो हमसे दूर चला गया। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। अब एक और मुल्क है जिसकी हालत खराब होने वाली है। वो मुल्क वो है जो हमसे जरूरत से ज्यादा मोहब्बत रखता है, वो है पाकिस्तान। अब होगा क्या? पाकिस्तान की करीबी अब अमेरिका से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और अब चाइना डिमांड करने वाला है अपना सीपैक का पैसा वापस, क्योंकि वो पैसा मैच्योर होता जा रहा है। चाइना ने लैंडिंग की 3.86% पे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग समझते हैं, लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने भी जापान से कर्जा लिया था बुलेट ट्रेन के लिए, मात्र 0.1% पे। अब चाइना जब अपना पैसा वापस मांगेगा, पाकिस्तान के पास कितना पैसा है, कितना पैसे के लबालब ढेर उनके पास पड़े हुए हैं, हम जानते हैं। आईएमएफ से मांगते मांगते परेशान हो गए हैं। आईएमएफ की कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यूएस से वो पैसा मांगेगा चाइना को देने के लिए, तो वो जो हमारा बहुत जरूरत से ज्यादा प्यारा पड़ोसी है, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। अब वहां भी नई दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने जो है चाइना को सब कुछ बना रखा था। अब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अमेरिका के साथ प्यार डाल लिया है। अब चाइना हिंदुस्तान के करीब आएगा, वो अमेरिका को अपने करीब लाएंगे। अब वो जो पैसा है सीपैक का, वो कौन लटाएगा? 1-1 किलो आटे के लिए तो सड़कों पे खुली जंग हो रही है। तो इसलिए फायदे तो इससे हमें बहुत होने वाले हैं। पता ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहां जो है हमें एडवांटेज दे दिए, कहां बेनिफिट दे दिए। क्योंकि अब होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं, भविष्य बताता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी.in का क्लियरली मानना है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हम करेंगे। अलग अलग कंट्री के साथ टाई अप हो रहे हैं, जिसमें आज की और कल की मीटिंग भी है। उसके अलावा यूके भी है, उसके अलावा ईयू भी है। साथ ही साथ डोमेस्टिक डिमांड हम बढ़ा ही रहे हैं। जीएसटी के मात्र 2 स्लैब्स करने वाले हैं। 2 स्लैब्स करेंगे तो यहाँ प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा और जीएसटी भी कम नहीं होगा, क्योंकि सेल चीजों की उतनी बढ़ जाएगी। अब होगा क्या, इधर हमारा जो है कहीं ना कहीं यूएस भी यू टर्न लेगा। बिल्कुल। तो ओवरऑल ट्रेड हमारा इतनी जबरदस्त पोजीशन पे पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमें थैंक यू कहना पड़ेगा कि हमें इतना मौका दिया कि ज्यादा से ज्यादा हमने अपने आप सर पीट रहे होंगे आकाश जी, सर पीट रहे होंगे इन तस्वीरों को देखकर वो कि मैंने क्या कर दिया। जिनको दुश्मन बनना था वो दोस्त बन गए। कुमार राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, यहां एक और डर ट्रंप को सता रहा है, वह नंबर 1 बनने की कुर्सी छीन सकती है। अगर तीनों देश आ गए साथ में, 20 देश आ गए, कुर्सी जा सकती है नंबर 1 की। राकेश जी।
अनूप जी, मैं अपने इतिहास और संस्कृति की बात करूंगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन जमाना हमारा, लंबी पंक्तियां हैं, लेकिन वो लाइन यहाँ पे फिट बैठ रही है, इसलिए मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। उसके अलावा एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। अभी पूर्णिमा जी ने बात आपने कहा उनको कि ब्रिक्स क्या लाया गया है उसको काउंटर करने के लिए। वास्तव में ब्रिक्स का जब गठन हुआ था उसमें अमेरिका का विरोध ही सैद्धांतिक रूप से अंतर्निहित था। उसमें 2009 में बना था ब्रिक, उसके बाद बना ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका आया 2010 में। 5 की तारीख में 10 कंट्री हैं जो ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई और इथोपिया। 10 हो गए हैं देश। मतलब ये एक्सपेंड हुआ है ब्रिक्स की डेफिनेशन से आगे। तो स्वाभाविक है उसमें अमेरिका नहीं है। उस समय भी अमेरिका की चिंता थी कि जो ब्रिक्स बना है इसको काउंटर कैसे किया जाए, वो कोशिश चल रही थी। इस बीच में क्वाड बनाने की बात आई और कई डेवलपमेंट हुए, हमने भी मिस्टेक बनाया। चलता ये एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप की मुश्किलें, ट्रंप का दर्द, हमारी भावना है 21 ट्रिलियन को हमने 25 ट्रिलियन आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी बताता हूं आपको, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। राकेश जी, वक्त की थोड़ी कमी है। राकेश जी, मैं आपका 10 सेकंड ले रहा हूं। हाँ बिल्कुल, आप मुझे संक्षेप में बता दें इस मीटिंग का क्या इंपैक्ट होने वाला है, बिल्कुल संक्षेप में। क्या फिर से बोलिए, आवाज आज जो मुलाकात हो रही है इसके बाद इस मीटिंग का क्या इंपैक्ट होने वाला है, बिल्कुल संक्षेप में बताइए आप। ये एससीओ की बात कर रहे हैं जी। इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इसका दूरगामी परिणाम होगा कि देश, भारत देश के हित में होगा। और फिर मैंने भी बोला, अंशु जी ने बोला, ये सारी बातें आ रही है, वहां के अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि अमेरिका को अपने फैसले पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। यदि वास्तव में वो मांगा चाहते हैं। अंशु जी, मैं आपको रोकूंगा, राकेश जी आपको रोकता हूं। मैं अंशु जी आपके पास आऊंगा, बिल्कुल संक्षेप में 2 लाइन में बता दीजिए क्या होगा कल के बाद। We might lose a battle। अभी ये जो पूरा टेरिफ वॉर चल रहा है, टू विन अ बिग वॉर, तो कल के बाद स्थितियां और बेहतर नजर आएंगी यहाँ पर एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी की दृष्टि से। और मैं बस एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, हम जो ब्रिक्स और नाटो को कंपेयर करें, हम ना करें। नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शीत युद्ध के दौरान पूरी वेस्टर्न लॉबी के द्वारा एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था। ब्रिक्स इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस और एक वेस्टर्न डोमिनेंस के अगेंस्ट बनाया हुआ अलायंस नहीं है। यूरेशिया का सबसे मजबूत अलायंस है। आर्थिक प्रगति इसका जो है और सामरिक प्रगति और सामरिक सहयोग इसका सबसे बड़ा लक्ष्य। बिल्कुल अंशु जी, मैं माफी के साथ रोकूंगा। पूर्णिमा जी आप बताइए कहां देख रहे हैं कल के बाद भारत को? मैं समझती हूँ कि कल के बाद अमेरिका को सोचना होगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि वो किसी भी माध्यम से वो जुड़े। जैसे कि अभी अलास्का में मीटिंग हुई थी, उसके बाद उनकी यूरोप और जेलेंस्की के साथ मीटिंग असफल हुई, तो अमेरिका को ही झुकना होगा और अमेरिका को ब्रिक्स और स्को की तरफ आना होगा। और इसके बाद व्लादिवोस्तोक में मीटिंग होने जा रही है। मैं समझती हूँ वहां पे हम अमेरिका का झुकाव को आकाश जी, मैं आपके पास संक्षेप में बता दीजिए, अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो कहां रहेंगे कल के बाद हम? जो टैरिफ का टेरर है वो खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा टैरिफ का टेरर, क्योंकि इंडिया को नए पार्टनर्स मिल गए हैं। आकाश जी से सवाल, हमारा अमेरिका के लिए हमारा दरवाजा जो है अभी भी खुला है और अमेरिका के लिए एक गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। ये अमेरिका के लिए मेरी लास्ट पंच लाइन। बिल्कुल, और समझदारी हमारे से साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी चर्चा हुई है और अब शायद हम कल के बाद भारत को देख पाएंगे एक बेहद मजबूत देश के रूप में उभरेगा। और जो दुश्मन जिसे कहा जाता था वो दोस्त बन के निकल रहे हैं और इकोनॉमी भी बहुत बेहतर तरीके से आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए कि आज मोदी को बॉस क्यों कहा जा रहा है। भारत, रूस और चीन की इकोनॉमी देखिए कहां का है और इसके बाद आबादी देखिए कहां है। इनको देखकर हम कह रहे हैं कि मोदी बॉस हैं और ये तीनों देश मिल जाएं तो टैरिफ क्या, दूसरी चीजें भी बहुत आसान हो जाएगा। सैन्य शक्ति अगर हम हर तरीके से अगर हम अंतर करना चाहें, परमाणु बम को अगर जोड़ ले हम, तो कहां जा रहे हैं हम, कितना आगे बढ़ रहे हैं। अगर तीनों देश मिल जाएं तो उसके बाद ट्रंप जैसे, अमेरिका जैसे 9 देश हमारी इकोनॉमी के साथ समा जाएंगे। तो देखिए मोदी जिनपिंग वार्ता में क्या हुआ, सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल बनाया जाएगा, इस बात पर चर्चा हुई है। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल है,
जो बातचीत हुई है उसका अंश हम आपको बता रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं। जिस लड़ाई के लिए हम जिक्र कर रहे थे बॉर्डर पर, वो अब जल्दी सुलझ जाए। भारत और चीन का साथ आना जरूरी है, ये दोनों देश समझ रहे हैं। और दोनों में क्या बात हुई, हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे यानी बेहतर करेंगे और संबंध को आगे तक लेकर जाएंगे ताकि कभी भी जरूरत हो तो एक दूसरे के लिए खड़े रहें। दोनों देश आपसी सहयोग के लिए पूरी तरह से राजी हो गए हैं। तो आप समझिए, दो देश जिनमें कितने मनमुटाव थे, मतभेद थे, आज सामने आ गए। आपसी विश्वास, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। क्या कुछ हुआ उनकी वार्ता में, वो हम आपको बता रहे हैं। चीन भारत के बीच सीधी विमान सेवा पर सहमति बन गई, यानी आप डायरेक्ट फ्लाइट के साथ चीन जा सकते हैं, चीन से इंडिया आ सकते हैं। आरआईसी पर बल दिया गया। देखिए आरआईसी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया चैप्टर, यानी ट्रंप के खिलाफ अगर ये सब लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर मुश्किल में ट्रंप आ जाएंगे। एटम बम कितना होगा, 6252। इन तीनों देशों को मिला लें तो यह एटम बम की संख्या हो जाएगी। सैनिक कितने हो जाएंगे, 1,05,00,000, जो आप समझ जाइए कुछ भी कर सकता है। आबादी 3 अरब के आसपास, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इकोनॉमी 25.5 ट्रिलियन, मतलब कहां जाएंगे आप, अमेरिका जैसे 9 देश इस इकोनॉमी में अंदर आ जाएंगे। आप समझ लीजिए कि हम कहां हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के बाद, कल के बाद भारत और ये 3 देश जो मिलके हैं वो अलग ताकत बनते हुए आपको नजर आएंगे। और इस खास पेशकश में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।